मैं डॉक्टर नीलम जुनेजा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट सेकंड विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। सुल्तान इल्तुतमिश गुलाम वंश के एक शक्तिशाली राजा थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सन 1211 से लेकर 36 तक दिल्ली सल्तनत के शासक रहे और अपने 25 वर्ष के शासनकाल के अंतर्गत इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बड़ी सुदृढ़ता और बड़ा विस्तार जोधा प्रदान किया। इसलिए इतिहास में उनकी गणना गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली राजाओं में जो है की जाती है। और इल्तुतमिश जो गुलाम वंश के शक्तिशाली राजाओं के बारे में इतिहास में हमें जानने को मिलते हैं, उनके जीवन के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इतिहास में ये पता चलता है कि इल्तुतमिश जो थे उनका प्रारंभिक जीवन बड़ी कष्टमय स्थिति में बीता। और इतिहास में ये भी जानकारी मिलती है कि इल्तुतमिश बचपन से बड़े होनहार और बहुत सुंदर थे। इनके पिता का नाम आलम खां था और इनके पिता इनसे बहुत स्नेह करते थे। स्नेह के कारण कहते हैं कि अन्य भाई जो थे इनसे ईर्ष्या करते थे और ईर्ष्यावश इनके भाइयों ने बचपन से ही इसे घर से बाहर निकाल दिया और गुलामों की तरह इन्हें कई स्थानों पर जो था जा रहना पड़ा। सबसे पहले कहते हैं कि इन्हें घोड़ों के सौदागर ने खरीदा। घोड़ों के सौदागर के पश्चात कहते हैं कि इन्हें काजी ने खरीदा और काजी के बाद ये दासों के सौदागर के पास पहुँचे और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने इसे एक दास की हैसियत से जो था खरीद लिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले इन्हें सरजानदार यानी अपने अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किया और उसके पश्चात उन्होंने अमीर शिकार का पद इन्हें दिया और इन पदों पर रहते हुए इन्होंने अपनी काफ़ी अद्भुत योग्यता का परिचय दिया। सन 1205 के अंतर्गत जब खोखर जाति का आक्रमण हुआ, उस युद्ध के अंतर्गत कहते कि इल्तुतमिश ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया और उनकी इस प्रतिभा से मोहम्मद गोरी और कहते कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों प्रभावित हुए और उसके बाद उन्हें बुलंदशहर का हाकिम और ग्वालियर का दुर्ग रक्षक जो था बनाया गया। और सन 1207 के अंतर्गत कहते कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह जो था इल्तुतमिश के साथ कर दिया और उसे बदायूं का गवर्नर जो था बना दिया। सन 1200 कहते कि 11 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनकी डेथ के बाद जब उनका बेटा आरामशाह गद्दी पर बैठा तो वो शासन को सुचारू ढंग से संचालित नहीं कर सका। इसलिए राज्य के अमीरों ने इल्तुतमिश को सुल्तान बनाने का निश्चय किया और उन्हें बदायूं से आमंत्रित किया। दिल्ली के निकट जूद नामक स्थान पर आरामशाह और कहते कि इल्तुतमिश में युद्ध हुआ और जिस युद्ध के अंतर्गत आरामशाह युद्ध में मारे गए और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे और उन्होंने शासन करना जो था शुरू किया। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद उनका राज्य जो था निष्कंटक नहीं था। उन्हें गद्दी पर बैठने के बाद अनेकों समस्याओं का सामना जो था करना पड़ा और जिन्हें हम उनकी कठिनाइयों के रूप में जो है जान सकते हैं। इल्तुतमिश की कठिनाइयों में हमें अनेकों कठिनाइयों की जानकारी मिलती है। सबसे पहली कठिनाई ये थी कि जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे, उनके गद्दी पर बैठने के बाद राज्य के जो अमीर थे उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन अमीरों में, विशेष अमीरों में एक तो कुतुबी अमीर आते थे और एक मुअज्जी अमीर आते थे। मुअज्जी अमीर वो अमीर थे जो मोहम्मद गोरी के किसी वंशज को गद्दी पर बिठाना चाहते थे और कुतुबी अमीर जो थे वो इल्तुतमिश के बजाय कुतुबुद्दीन ऐबक के ही किसी वंशज को गद्दी पर बिठाने के पक्ष में थे। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। और दूसरी कठिनाई इनके सामने ये थी कि जब ये गद्दी पर बैठे, इनके सामने समस्या सबसे बड़ी ये थी कि इनके गद्दी पर बैठने के बाद कहते कि यल्दो जो गजनी के कहते कि सूबेदार थे और कहते के रिश्ते के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके ससुर लगते थे। उन्होंने इल्तुतमिश के सुल्तान बनने का विरोध किया और उनको सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगे। और दूसरा उनका विरोध करने वाले कहते खुबाचा थे जो सिंध और मुल्तान के शासक थे, गवर्नर थे और रिश्ते के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के बहनोई लगते थे और वो भी उनको गद्दी का दावेदार मानते थे। उन्होंने भी स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया। और तीसरा उनके सामने एक समस्या ये थी कि बंगाल के अंतर्गत अली महतन जो था उसने भी कहते हैं कि अपनी मर्जी से इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया। इन पर नियंत्रण लगाना ये भी इल्तुतमिश के लिए क्या था, जरूरी था। इल्तुतमिश के सामने समस्याओं के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समस्या ये भी आती थी कि जब ये गद्दी पर बैठे तो कहते हैं जितने भी हिंदू राजा थे उनमें चाहे राजपूत राज्य थे या अन्य राज्य थे, सब ने दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से मुक्त होकर तो अपने मनमाने तरीके से स्वतंत्र होकर शासन करना शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत
रणथंभौर, जालोर, अजमेर, ग्वालियर, दोआब, कलिंजर इत्यादि राज्य आते थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को कर देना भी क्या था, बंद कर दिया। इनके समस्याएं जो थी, उनमें एक महत्वपूर्ण समस्या खोकर जाति की थी, जो सिंध और झेलम की रहने वाली जाति थी, और जिन्होंने इनके गद्दी पर बैठने के बाद अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया और इन पर नियंत्रण लगाना भी अनिवार्य था। इल्तुतमिश की समस्याओं में हम एक समस्या आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे, मंगोलों के नेता चंगेज खां, जो कि कहते कि बहुत लड़ाकू निधि के थे, उन्होंने भी अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया और इनके सामने एक समस्या ये थी कि चंगेज खां से अपने राज्य को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इल्तुतमिश की समस्याओं में एक महत्वपूर्ण समस्या हमें ये भी देखने को मिलती है कि जब ये गद्दी पर बैठे, एक गुलाम थे, एक दास थे, और गुलाम और दास होने के कारण इनका जो राज्याधिकार था वो बड़ा दुर्बल था, कमज़ोर था। उन्हें दासता के बंधन से मुक्ति हासिल करना बहुत ज़रूरी था और उनसे मुक्ति हासिल करने के बिना वो अपने आप को सही मायनों में सम्राट साबित नहीं कर सकते थे और इस समस्या का निराकरण करना भी इनके लिए जरूरी था। और लेकिन इन्होंने बड़े धैर्य से, बड़े संयम से, बड़ी बुद्धिमत्ता से, बड़ी सूझबूझ से कार्य किया और एक एक करके उन्होंने अपनी समस्याओं का निराकरण जो था कर दिया। उनके निराकरण के अंतर्गत जो कार्य उन्होंने किए समस्याओं के निराकरण में, उसे हम उनकी उपलब्धियों के तौर पर जो है ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश की उपलब्धियों की। इल्तुतमिश की उपलब्धियों में सबसे पहली उपलब्धि ये थी कि जब वो गद्दी पर बैठे, विरोधियों की संख्या बहुत थी, उसका अंत करना अनिवार्य था। इसके लिए उन्होंने अपने समर्थक 40 अमीरों का एक गुट बनाया, जिसे चालीसा मंडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं कि इतिहास में 40 अमीरों के गुट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वो 40 अमीरों का जो गुट बनाया, उसके अंतर्गत अपने पक्षधर, अपने वफादार जो व्यक्ति थे, उनको उसके अंतर्गत सम्मिलित किया और उसके सहयोग से उन्होंने शासन करना जो था प्रारंभ किया और जिससे इनका पद मजबूत हो गया और उनको कठिनाइयों का निराकरण करने में कहते कि अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। और दूसरा कार्य जो उन्होंने किया वो था विरोधियों का दमन। यानी इतिहास में ये पता लगता है कि उन्होंने 40 अमीरों का जो गुट बनाया, उस गुट के माध्यम से जो विरोधी अमीर थे उनका दमन करने के लिए उन्होंने सैनिक नीति का क्या था, सहारा लिया। और कुतुबी और मुअज़्ज़ी अमीर जो दिल्ली के अंतर्गत इनके विरोध के अंतर्गत एकत्रित हो रहे थे, उनके विरुद्ध उन्होंने सेनाएं भेजी, उनके ऊपर आक्रमण किए और उसके अंतर्गत कुछ अमीर तो उसमें परास्त हुए और कुछ ने इनकी अधीनता मान ली और उन्होंने कुछ अमीरों को बंदी बनाया और दिल्ली से दूर उन्होंने अन्य स्थानों पर भेज दिया ताकि विद्रोहियों पर नियंत्रण लगाया जा सके। और तीसरा कार्य जो उन्होंने किया वो था यल्दौज का दमन। यल्दौज कहते हैं कि ये रिश्ते के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ससुर था, इसके गद्दी पर बैठते ही कहते हैं कि इन्होंने इसका विरोध किया। इल्तुतमिश के पास उन्होंने राजकीय चिन्ह भेजे और उन्हें गजनी के अधीन रहकर शासन करने के लिए उन्होंने हिदायत दी। लेकिन इल्तुतमिश को ये अपमान का कहते हैं कि घूंट उस समय पीना पड़ा, क्योंकि उस समय उनकी स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन उनके मन में इस बात को लेकर बहुत रोष था। सन 1215 के अंतर्गत कहते हैं कि यल्दौज जो था गजनी से भागकर जब कहते हैं कि भारत की ओर आया और उसने लाहौर के ऊपर अधिकार करके पंजाब के कई क्षेत्रों पर अपने प्रभाव को कायम करने की जब कोशिश की, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत इल्तुतमिश ने उसके विरुद्ध सेनाएं भेजी। सन 1215-16 में त्राइन के ऐतिहासिक मैदान के अंतर्गत उन्होंने यल्दौज के साथ युद्ध किया और जिस युद्ध के अंतर्गत यल्दौज युद्ध में परास्त हुआ, उसे बंदी बना लिया गया, उसे बदायूं भेज दिया गया और कुछ समय के बाद उसका वध करवा दिया गया। इससे इल्तुतमिश को बहुत लाभ पहुंचा। एक तो उसका खतरनाक प्रतिद्वंदी जो था वो मारा गया और दूसरा दिल्ली सल्तनत जो आज तक गजनी के नियंत्रण में माना जाता था, वो गजनी के नियंत्रण से जो था मुक्त हो गया। और तीसरा कार्य उन्होंने किया मंगोलों से सुरक्षा। देखिए, मंगोल जाति ये उत्तर पश्चिम सीमा की रहने वाली एक लड़ाकू और खूंखार जाति थी। इनके नेता चंगेज खां थे और कहते हैं कि वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी नीति के समर्थक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने ख्वारिज़म के शाह जलालुद्दीन जो थे उनके ऊपर आक्रमण किया और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जलालुद्दीन भागकर भारत की ओर आया
और उन्होंने सबसे पहले पंजाब में अपने प्रभाव को कायम करने की कोशिश की और कहते हैं कि मंगोलों का नेता चंगेज खां उनका पीछा करता हुआ भारत की ओर पहुंचा। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जलालुद्दीन जो थे उन्होंने इल्तुतमिश के पास एक पैगाम भेजा, उनसे सहायता की याचना की, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी विवेक से काम किया। उनको सहायता देने की बजाय उन्होंने यहाँ का जो जलवायु है वो उनके अनुकूल नहीं है यह कहकर उनको यानी वापस लौटा दिया। और जलालुद्दीन के लौटते ही मंगोलों के नेता चंगेज खां भी उनके पीछे वापस चले गए। एक बहुत बड़े संकट से इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित जोधा कर लिया। इल्तुतमिश के कार्यों के अंतर्गत कुबाचा के ऊपर आक्रमण ये भी उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कुबाचा ये रिश्ते में कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई था। इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते ही सिंध, मुल्तान और पंजाब के कई क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण किया, अधिकार किया, अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इल्तुतमिश ने प्रारंभ में इसका कोई विरोध नहीं किया। मंगोलों का दमन करने के बाद उन्होंने कुबाचा पर आक्रमण किया। कुबाचा युद्ध के अंतर्गत जो था परास्त हुआ। कहते हैं कि उसने भागकर भक्कड़ के किले के अंतर्गत जो थी शरण ली। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने अपने सेनापति जुनैदी के संचालन में एक सेनाएं भक्कड़ के किले को घेरने के लिए क्या थी भेज दी और चारों तरफ से उन्होंने किले को घेर लिया। इससे कुबाचा की स्थिति जो थी दुर्बल हो गई। उसने इल्तुतमिश के पास समझौते का प्रस्ताव भेजा, लेकिन इल्तुतमिश ने बिना शर्त के समझौते की बात की। ऐसी स्थिति में कुबाचा भयभीत हो गया और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो भक्कड़ के किले से बाहर निकला। और ये कहा जाता है कि वो नाव में बैठकर जब वो कहते जा रहा था उसकी नाव जो थी नदी में डूब गई और उसका अंत जो था हो गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने एक अन्य प्रतिद्वंदी का अंत भी क्या था कर दिया। इल्तुतमिश के कार्यों में बंगाल की विजय ये भी इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बंगाल भारत का एक बहुत बड़ा राज्य था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली के अधीन था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वहाँ का शासक अली मर्दन जो था उसने कहते कि अपनी शक्ति को बढ़ाना जो था शुरू कर दिया और एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से वो कार्य जो था करने लगा। और कहते हैं कि उसने लोगों के ऊपर अत्याचार करने भी शुरू कर दिए। ऐसी स्थिति के अंतर्गत वहाँ के अमीरों ने उसे गद्दी से हटा दिया और उसके स्थान पर हिसामुद्दीन को वहाँ का शासक जो था बनाया। हिसामुद्दीन जो था उसने भी गद्दी पर बैठते ही गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। बिहार, जाजनगर, कामरूप, तिरहुत कई ऐसे स्थान थे जहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। और जब इसका पता इल्तुतमिश को चला, इल्तुतमिश ने उसके विरुद्ध सेनाएं भेजी और उसको युद्ध में परास्त किया। और जिसके कारण हिसामुद्दीन जो था उसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और कर देने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो फिर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन का अंत करने के लिए अपने पुत्र जिसका नाम महमूद था उसके संचालन में सेनाएं भेजी। उन्होंने कहते हैं कि हिसामुद्दीन को युद्ध में हरा दिया, लेकिन इस युद्ध के बाद वो स्वयं भी युद्ध में मारा गया। और इसके बाद मलिक बल्का वहाँ का अधिकारी बना, वो भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। इल्तुतमिश स्वयं उसका दमन करने के लिए बंगाल पहुँचा और उसने हिसामुद्दीन का अंत कर दिया और उसने बंगाल पर अधिकार क्या था कर लिया। यानी कि ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश जब तक जीवित रहा बंगाल में एक एक करके विद्रोह होते रहे, लेकिन इल्तुतमिश ने एक एक करके उन विद्रोहों का दमन जो था किया। अब बात करते हैं हिंदू राजाओं की। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठे हिंदू राज्य भी अन्य राज्यों की देखा दे अपनी शक्ति को बढ़ाने में जो थे लग गए, जिसके अंतर्गत रणथंभौर, कहते अजमेर, ग्वालियर इत्यादि राज्यों, अजमेर इत्यादि राज्यों के नाम आते हैं जहाँ के राजाओं ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जिसमें कलिंजर में चंदेलों ने, और कहते हैं कि ग्वालियर में प्रतिहारों ने, और रणथंभौर में चौहानों ने, और भारत के अन्य राज्यों में जो भी हिंदू राज्य थे वो अपनी शक्ति को बढ़ाने में जो थे लग गए। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश को हिंदू राजाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आक्रमणकारी नीति का सहारा लेना पड़ा। और सन 1225 के बाद उन्होंने एक एक करके हिंदू राज्यों पर आक्रमण किए, जिसमें हिंदू राज्यों के अंतर्गत अधिकांशतः हिंदू राज्यों को उन्होंने हराया, उन्हें अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य
राज्य को सुरक्षित जो था रखा। हम अब बात करेंगे खोखर जाति की, जो सिंध और झेलम की रहने वाली जाति थी, अत्यधिक लड़ाकू जाति थी। इल्तुतमिश ने राजा बनने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी इस जाति के साथ युद्ध किया था। और ये कहते हैं कि इल्तुतमिश जब सुल्तान बना, खोखर जाति ने आसपास की सीमाओं में अधिकार करना शुरू कर दिया। इनका दमन करने के लिए इल्तुतमिश ने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और जिसके अंतर्गत खोखर जाति पर आक्रमण किए और उनके विशेष महत्वपूर्ण जो केंद्र थे, जालंधर, सियालकोट, नंदना इत्यादि आते थे, वहाँ पर उन्होंने अधिकार कर लिया। और वहाँ पर अधिकार करने के बाद वहाँ पर सैनिक चौकियाँ स्थापित की और उनके क्षेत्रों को यानी कि जीतने के बाद वहाँ के जो क्षेत्र थे वो जागीरों के रूप में अपने समर्थक अमीरों को जो थे प्रदान कर दिए और इस प्रकार खोखर जाति के ऊपर उन्होंने नियंत्रण किया था, लगाया। हम लास्ट में एक बात आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठे एक दास थे, एक गुलाम थे। दास्ता उनके मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट थी और बिना दास्ता से के बंधन से मुक्त हुए वो अपने पद को सुदृढ़ या एक सुल्तान के तौर पर साबित नहीं कर सकते थे। अपने पद की वैधानिकता को साबित करने के लिए उन्होंने बगदाद के खलीफा जो थे उनसे कहते हैं कि दास्ता के बंधन से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपनी फरियाद की और कहते हैं कि जो बगदाद के खलीफा थे उन्होंने उन्हें दास्ता के बंधन से मुक्त कर दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने उसे पोशाक भी दी, सुल्तान की उपाधि भी दी, दास्ता के बंधन से मुक्त भी किया, जिससे उनका पद वैधानिक हो गया और इनके वंश के जो वंशज थे उनको भी अपने पद को वैधानिक बनाने में कोई भी कठिनाई का सामना जो था नहीं करना पड़ा। ये इनके जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है मानी जाती है। अंत में हम इल्तुतमिश के अंतिम समय की बात करते हैं। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे। उन्होंने 1211 से 36 तक राज्य किया, जीवन भर युद्ध करते रहे और कहते हैं कि वो 1236 में बियाना के आक्रमण के लिए गए। रास्ते में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो दिल्ली वापस लौट आए। 30 अप्रैल 1236 में दिल्ली में उनका देहांत हो गया, यानी उन्होंने अपने नश्वर शरीर को क्या था छोड़ गया। निष्कर्ष के रूप में हम ये कहना चाहते हैं कि इल्तुतमिश गुलाम वंश के एक श्रेष्ठ राजा थे। उन्होंने अपने समय में बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए, इसलिए आज दिल्ली सल्तनत के राजाओं में उनकी गणना एक शक्तिशाली और योग्य राजाओं में जो है की जाती है। धन्यवाद।